वर्गीकी पदानुक्रम के बाद में एनसीईआरटी में एक जो है छोटा सा चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ 3-4 एग्जाम्पल हैं और उसका पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो वो क्लासिफिकेशन आपको चारों का याद करना है ना। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, टैक्सोनॉमिकल एड्स या वर्गीकी सहायता साधन। टैक्सोनॉमिकल एड्स या इन्हें वर्गीकी सहायता साधन क्यों कहा? तो देखें कि ऐसे साधन जो वर्गीकरण करने में या टैक्सोनॉमी के अंदर हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं, यानी किसी जीव को विभेदित करने में, किसी जीव को एक संवर्ग में रखने में, किसी जीव का अध्ययन करने के लिए जो रिसोर्सेज हेल्पफुल होते हैं उन्हें ही हमने क्या कहा है, टैक्सोनॉमिकल एड्स में यहां इंक्लूड किया है। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स में किन किन को सम्मिलित किया जाता है? हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन हम कह सकते हैं, की, कैटलॉग, फ्लोरा, मैन्युअल्स और मोनोग्राफ। तो केवल आपको ये 9 वर्गीकी सहायता साधन क्या करने हैं, अध्ययन करने हैं। ठीक है, देखिए हम यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्बेरियम। शायद आपने पहले ऐसा शब्द सुना हो कहीं, लेकिन अभी तक आपने जो है हर्बेरियम को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। तो क्या होता है हर्बेरियम को, पहले दिमाग में ये चीज फीड कर लीजिए कि एक 11.5 बाय 16.5 इंच का एक कागज या कागज की मोटी शीट होती है। इस शीट के ऊपर किसी एक पादप को या फिर अगर वो कोई काष्ठीय पादप है तो उसकी एक शाखा जिसके ऊपर अधिक से अधिक भाग हों, जैसे पत्तियां हो गई, जैसे कलिकाएं हो गई, पुष्प हो गया, फल हो गया, यानी ऐसे भाग को काट कर फिर क्या करते हैं, देखें यहां पर ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व। तो आप ध्यान में रखें कि हर्बेरियम के अंदर क्या किया जाता है, इसको आप एक छोटी सी ट्रिक से ध्यान में रख सकते हैं, डीपीपी, है ना। जनरली आप डीपीपी का मतलब क्या निकालते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी जिसके अंदर आपको यहां से जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, डेली जो नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो एक्सरसाइज अवेलेबल करवाई जाएगी, उनके लिए अपन वर्ड यूज लेते हैं डीपीपी। लेकिन यहां पर इसको डीपीपी से ध्यान में रखना है। डी का मतलब ड्राई, यानी उसको पहले क्या करना, सुखाना, पी यानी प्रेस करना, और पी यानी प्रिजर्व। तो डीपीपी यानी किसी पादप भाग को, किसी शाखा को या संपूर्ण पादप को ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व किया जाता है। किसके अंतर्गत, हर्बेरियम के अंतर्गत। हर्बेरियम का जो मानक आकार है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है। कितना होता है, 11.5 बाई 16.5 इंच, है ना। अब देखें कि हर्बेरियम से संबंधित कुछ एनसीईआरटी के ऐसे स्टेटमेंट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट, वर्गीकी अध्ययन हेतु तत्काल संदर्भ उपलब्ध करवाने वाला सहायता साधन कौन सा है? वर्गीकीय अध्ययन के लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध करवाने वाला साधन, तो ध्यान में रखें हर्बेरियम है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि हर्बेरियम को प्रिजर्व कंडीशन में कहां रखा जाता है, तो वानस्पतिक संग्रहालय या बॉटनिकल म्यूजियम में इनको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अब देखिए मैंने एक हर्बेरियम यहां पर बनाकर आपको समझाना चाहा है, तो ध्यान से आप देखें कि ये आपकी 11.5 इंच चौड़ी और 16.5 इंच लंबी एक कागज की शीट है, जिस पर मैंने एक छोटे से संपूर्ण पादप को यहां पर क्या किया, ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व करके और यहां पर चिपका दिया। क्लियर। उसके बाद में देखें कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जो आपका इस कागज का लेफ्ट कॉर्नर है, इस लेफ्ट कॉर्नर में एक ब्लॉक दिख रहा है और इस ब्लॉक में इस पादप से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का यहां पर क्या किया जाता है, जो है संग्रह किया जाता है। कौन कौन सी सूचनाएं इस ब्लॉक में लिखी जाती है, तो देखें एकत्र करने की तिथि, कब एकत्र किया उसे, कहां से एकत्र किया, तो एकत्र करने का स्थान, किसने एकत्र किया, एकत्र करने वाले का नाम, और फिर इसके जो तीनों प्रकार के नाम है, यानी उस पादप का स्थानिक नाम या स्थानीय नाम यानी लोकल नेम क्या है उसका। देन
अंग्रेजी नाम क्या है उसका, और उसका वैज्ञानिक नाम या फिर आप कह सकते हैं वानस्पतिक नाम क्या है, और एट लास्ट कुल और उनसे संबंधित यानी उसके वर्गीकरण से संबंधित सारी सूचनाएं आपको कहां लिखने को मिलेंगी, यहां लिखने को मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं ये हर्बेरियम। तो इस प्रकार के हर्बेरियम को जो है वो फाइल अप कर और कहां संग्रहित किया जाता है, वानस्पतिक संग्रहालय में संग्रहित किया जाता है। यह था आपका पहला फर्स्ट आपका जो वर्गीकीय सहायता साधन है जिसे हम कहते हैं हर्बेरियम। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान। तो देखिए बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान क्या है। आपको ये मैक्सिमम जो है कहीं यूनिवर्सिटीज वगैरह में देखने को मिलेगा कि ऐसी जगह जहां जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या फिर जो ऐसे पादप हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि देखें हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान के, तो जंतुओं से तो यहाँ पर कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पर केवल और केवल किसको परिरक्षित किया जाता है, पादपों को यहाँ पर जो है कह सकते हैं आप संरक्षित किया जाता है। ये एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन है ना। ये भी आप 12th एनसीईआरटी के 15th चैप्टर में 15वें जो अध्याय है 15वां पार्ट जो है आपका बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके अंदर भी आप इस चीज को स्टडी करोगे कि संकटग्रस्त प्रजातियों के जो संरक्षण है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है स्वस्थानीय और एक होता है बाह्यस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब किसी पादप या जंतु को उसी के आवास में उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संरक्षित रखना। लेकिन बाह्य स्थानीय का मतलब किसी जीव को या किसी पादप या जंतु को उसके आवास से किसी अन्य आवास में लाया जाना और वहां पर उसको संरक्षित करना। तो यहां पर देखें कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का एक टाइप आप कह सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, यहां पर पादपों को उनके आवास स्थान से लाकर और फिर उनको उनकी देखभाल की जाती है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना, प्रत्येक प्लांट जो है उसके ऊपर आपको एक लेबल लगा हुआ मिलेगा जहां उसका वानस्पतिक नाम और उसका जो कुल है वो उस लेबल के ऊपर क्या मिलेगा, मेंशन मिलेगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। इसके बाद में एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वही मैं यहां पर बता रहा हूं कि एक है आपका प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन। तो वर्ल्ड वाइड यहां पर देखें प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है आपका क्यू इंग्लैंड के अंदर। दूसरा देखें इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा है ना, भारत यानी कलकत्ता के अंदर। हावड़ा कहां है, कलकत्ता में। तो ध्यान में रखें भारत में भी ये किस जगह, कलकत्ता के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और तीसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहां मिलेगा, लखनऊ में, जो कि भारत में है। तो यहां पर दो डाटा आपको भारत से संबंधित और एक आपको वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है, प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है ना। ये तो थी बात वानस्पतिक उद्यान की। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजियम। तो म्यूजियम में आप सब जा चुके हैं, देख चुके हैं म्यूजियम को। होता क्या है म्यूजियम के अंदर, तो म्यूजियम के अंदर आप ध्यान में रखें कि सदैव किसी मृत अवयव को या फिर किसी मृत पादप या जंतु को ही क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है, या फिर उसके किसी भाग या किसी अंश को परिरक्षित किया जा सकता है। अर्थात किसी जीवित पादप या किसी जीवित जंतु को म्यूजियम में नहीं रखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो देखें पादप और जंतु नमूनों को अध्ययन हेतु परिरक्षित कहां किया जाता है, तो म्यूजियम के अंदर किया जाता है। अब देखिए प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। जिस प्रकार का प्रादर्श है, जिस प्रकार का जीव है, उसके आधार पर परिरक्षण की विधि उपयोग में ली जाती है। देखिए मैक्सिमम सामान्यतः छोटे पादप और छोटे जंतु या उनके भागों को अगर परिरक्षित करना है तो उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखा जाता है, यानी आप कह सकते हैं परिरक्षित घोल में।
दूसरा आप ध्यान में रखें, पौधे या प्राणियों के नमूने सुखाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट के नमूनों को सुखाकर हम किसमें, हर्बेरियम के ऊपर चिपकाते हैं। तो एक तरीके से म्यूजियम के अंदर, बॉटनिकल म्यूजियम में ही तो हम हर्बेरियम को रख रहे थे। तो आप कह सकते हैं पादपों और जंतुओं के जो नमूने हैं उनको सुखाकर प्रिजर्व किया जाता है। यहां पर स्पेशली ध्यान में रखें, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कीटों के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, कि इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो कीटों को एकत्र कर मारने के बाद, कीटों को एकत्रित करने के बाद और मारने के बाद में उनको डिब्बों में पिन लगाकर और फिर क्या किया जाता है, प्रिजर्व। तो कीटों से संबंधित आप ध्यान में रखेंगे ये बात। उसके बाद में आ जाता है जो बड़े प्राणी हैं उनको फील करके, उनको भरकर। अब कैसे भरकर, तो आप देखें कि प्रयोगशाला के अंदर अपनी जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, बायोलॉजी की जो लैब है, उसमें भी कबूतर वगैरह रखे हुए हैं। तो क्या करते हैं उनमें कि चीरा लगाकर उनकी बॉडी से जो उनके जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो सारे के सारे बाहर निकाल लिए जाते हैं और फिर उनके अंदर कॉटन या उनके अंदर भूसा भर दिया जाता है। ठीक है ना, घास फूस भर दी जाती है, कॉटन भर दी जाती है, ताकि जो है उनका जो प्रॉपर शेप होता है वो शेप मेंटेन रहे। तो इस प्रकार से बड़े प्राणियों को भरकर रखा जाता है और विभिन्न जीवों के आपको यहां पर कंकाल भी देखने को मिलते हैं। तो म्यूजियम के अंदर किस प्रकार से पादप और जंतु नमूनों को परिरक्षित किया जाता है, इनके ये जो आपको 5 मेथड जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो ध्यान में रखने हैं। परिरक्षित गोल के अंदर पौधे और प्राणियों के नमूनों को सुखाकर, कीटों को एकत्र कर मारने के बाद डिब्बे में पिन लगाकर रखा जाता है, बड़े प्राणियों को फील करके भरकर, जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीरा लगाकर उसमें से इंटरनल ऑर्गन निकाल लिए और उसकी जगह कॉटन भर दी सारी की सारी, है ना, और फिर उनके अलग अलग प्राणियों के आपको कंकाल भी देखने को मिलते हैं। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, बॉटनिकल गार्डन और म्यूजियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो देखें जूलॉजिकल पार्क या जू, चिड़ियाघर, इससे आप भली भांति परिचित हैं। जब हम जू या चिड़ियाघर को देखते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के वहां पर जंतु दिखाई देते हैं। इट मीन सबसे पहली चीज तो ये जंतुओं को संरक्षित करने की एक विधि भी है। तो ध्यान में रखें कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था बॉटनिकल गार्डन एक एक्स सिटू कंजर्वेशन है, किसके लिए, पादपों के लिए, उसी प्रकार से आप ध्यान रखें कि जो जूलॉजिकल पार्क है वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है, लेकिन किसके लिए, जंतुओं के लिए। विभिन्न प्रकार के जंतुओं को जो जंतु उद्यान है उसमें लाकर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है एवं उनके वास स्थान को उसके प्राकृतिक आवास के समान बनाया जाता है। यानी आपने देखा हो भालू, शेर, इनके लिए गुफाएं बनाई जाती हैं। अगर कोई पक्षियों को रखा है तो उनके लिए पेड़ वगैरह की व्यवस्था होती है। अगर कोई जो है जलीय जीव है तो उनके लिए पॉन्ड की व्यवस्था होती है। अगर जैसे मगरमच्छ को रखा है तो मगरमच्छ जिस प्रकार के हैबिटाट में रहता है उसको उस प्रकार का हैबिटाट देने की वहां पर कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न जंतुओं को यहाँ पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। एवं ध्यान में रखें वन्य जीवों की आहार प्रकृति और व्यवहार के अध्ययन में। तो बाकी सारी कॉमन चीजें हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पर राइट डाउन करके आ रहा आपको लिखवा रहा हूं, ताकि उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट एक क्वेश्चन आए तो वो आपका कभी गलत ना हो। तो देखिए जूलॉजिकल पार्क का अध्ययन की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस है, तो विभिन्न जो वन्य जीव हैं उनकी आहार प्रकृति और उनके व्यवहार के अध्ययन में किसका उपयोग होता है, जंतु उद्यान का उपयोग होता है। बाकी आप जू के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट आता है की या कुंजी। अब देखें जिस प्रकार से एक विशिष्ट ताले की एक विशिष्ट चाबी होती है, उसी प्रकार से आप की या कुंजी के बारे में समझें कि टैक्सोनॉमिकल हियरार्की में वर्गीकी पदानुक्रम में प्रत्येक संवर्ग के लिए कोई ना कोई एक विशिष्ट लक्षण होता है और उसी विशिष्ट लक्षण को आप यहां पर की या कुंजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुनिए कि हम बात करते हैं एवीज, एक एवीज क्लास है, पक्षी वर्ग है, उसमें आपको किसी जंतु को रखना है। आप क्या देखेंगे कि उस जंतु के बॉडी के ऊपर फीदर्स यानी पर उपस्थित हैं या नहीं, उसके
जो है अग्रपाद पंख में रूपांतरित है या नहीं, उसके अंदर चोंच उपस्थित है या नहीं है, उसके जो पश्चपाद हैं उनके ऊपर शल्क उपस्थित है या नहीं। तो ये सारे फीचर्स क्या हुए, ये उसके की कैरेक्टर हुए, है ना, किसके, एवीज के। इसी प्रकार से आप जब मैमेलिया की बात करते हैं तो शरीर पर रोम की उपस्थिति, बाह्य कर्ण पिन्ना की उपस्थिति, ये क्या हो गए, है ना, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, ये सारे की फीचर हो गए। तो उसी प्रकार से आप ध्यान में रखें यहां पर। अब देखिए कुंजी के अंदर समानताओं और असमानताओं के आधार पर प्राणी व पादपों की पहचान, है ना। जब आपके पास में दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो आप उनके की फीचर्स के आधार पर, कुंजी के आधार पर उनकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो उनके अंदर सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के आधार पर उनको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। दूसरा, की का जो आधार है ना, प्रत्येक कुंजी का आधार क्या होता है, कोई ना कोई एक विपर्यासी लक्षण होता है। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विपर्यासी लक्षण को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है जब किसी लक्षण के कितने पहलू हों, दो पहलू हों। कैसे, जैसे आपने जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया हुआ है कि मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। पादप की लंबाई, पादप लंबा है या पादप बौना है, ये उसके 2 विकल्प हुए। तो इसी प्रकार से हम कुंजी भी किसको बताते हैं, विपर्यासी लक्षणों को ही बताते हैं। तो विपर्यासी लक्षण ही कुंजी का आधार है, जिसके हमेशा कितने ऑप्शन, जो 2 ऑप्शन होते हैं, एक युग्म में एक जोड़े में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कपलेट के नाम से जानते हैं। कपल, कपल का मतलब होता है युग्म या जुड़ा। तो विपर्यासी लक्षण में कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, कपलेट कहा। और कपलेट का प्रत्येक कैरेक्टर, कपलेट का जो प्रत्येक वाक्य कह दीजिए, प्रत्येक कैरेक्टर कह दीजिए, वो आपका क्या कहलाता है, लीड या मार्गदर्शक कहलाता है। इट मीन्स आपने कोई एक कुंजी सेलेक्ट की कि भैया स्तनधारियों के लिए ये की फीचर होना चाहिए, तो क्या होगा, अगर वो कैरेक्टर उस जीव में है तो वो मैमेलिया है, और अगर वो नहीं है तो वो मैमेलिया से बाहर। तो सीधा सा और सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर कुंजी के बारे में। तो मेनली ये 3 जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। एक, समानता और असमानताओं के आधार पर पादप और प्राणी की पहचान। आधार क्या है, विपर्यासी लक्षण या कपलेट। और कपलेट का प्रत्येक वाक्य क्या कहलाता है, तो लीड या मार्गदर्शक कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में देखिए हम आ जाते हैं कैटलॉग पर। तो कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, ये एक एक लाइन के कंसेप्ट हैं जिनको आपको एज इट इज याद रखना है। देखिए कैटलॉग है क्या, वानस्पतिक शीर्षकों से संबंधित पुस्तकों का खाता या पुस्तकों का अकाउंट, यानी जहां पर बहुत सारी बुक्स हों और उन बुक्स में, या फिर आप कैटलॉग की बात करें तो कैटलॉग में लेखकों का पूर्ण नाम और उन किताबों के प्रकाशन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, जिनसे हम वर्गीकी से संबंधित सूचनाओं को क्या करते हैं, निकालते हैं। दूसरा जाता है फ्लोरा। फ्लोरा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक क्षेत्र में, है ना, किसी एक क्षेत्र में पादप और उनके वास स्थान और वितरण की जानकारी। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम पादप और उसके हैबिटाट, वास स्थान और उसके वितरण की जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, फ्लोरा से प्राप्त करते हैं। देन बात करें मैन्युअल्स की, तो मैन्युअल का मतलब क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति की पहचान में सहायक होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली किसी स्पीशीज की पहचान में सहायक होते हैं। और एट लास्ट आपको मोनोग्राफ मिलता है। तो मोनोग्राफ के अंदर किसी एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या आप कह सकते हैं एक टैक्सोन की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलती। तो ये थी बात आपकी टैक्सोनॉमिकल एड्स की, और यहां पर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है द लिविंग वर्ल्ड।